स्वागत आप सभी का वेरी फर्स्ट सेशन जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास में एक ऐसा सेक्शन है कंप्लीट रीजनिंग का जिसके अंदर आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनमें से ही एक टॉपिक आपके पास में रक्त संबंध जिसे हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशंस, हमारे पारिवारिक तरीके से हम लोग जो जिस रिलेशन से बंधे हुए रहते हैं वो हमारे पास में होता है रक्त संबंध। ठीक है, जैसे आप हो, आप किसी के पोते हो, आप किसी के बेटे हो, आप किसी के भाई हो, आप किसी के चाचा हो सकते हो, आप किसी के दादा भी बनोगे, आप किसी के मामा पापा फूफा, सारे जो रिलेशंस हैं कहीं ना कहीं आपको ये टैग्स मिलेंगे। तो ये रिलेशंस हमारे पास में जो होते हैं फैमिली के, इनको दर्शाने के लिए रीजनिंग में हमारे पास में होता है फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम लोग कंप्लीट जितने भी वर्बल रिलेशंस है, यानी कि अगर दो लोग फैमिली रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्जामिनर इतना चाहता है कि आप जो हैं किसी भी कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन या किसी पिक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन, इस तरह की इंफॉर्मेशन के आधार पे आप रिलेशन का पता कर सको, या आपको रिलेशन दिया जाए तो आप उस रिलेशन को दर्शाने के बाद में और फिर कंप्लीट फैमिली ट्री में किन्हीं भी दो पर्संस के बीच में रिलेशन बता सको। ठीक है, जैसा आप यहां देख सकते हो कि परिवार में जो व्यक्ति आपस में रिलेटेड होंगे उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है भाई, फैमिली किसको बोलते हैं? जैसे आपका चाचा है, आपके फैमिली ट्री के थ्रू आप लोगों से रिलेटेड है। भाई दोस्त तो अलग है, दोस्त की फैमिली ट्री अलग है, उसका परिवार अलग है, आपका परिवार अलग है। आपके परिवार में सभी लोगों को एक दूसरे के साथ में रिलेशंस के आधार पर जोड़ा जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, और यही चीज आप इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हो। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि आप लोगों के सिलेबस के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे कोई भी सिलेबस आप उठा के देख लो, आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम देख लो, स्टेट लेवल के एग्जाम देख लो, आपको सिलेबस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा हुआ दिखता है या लिखा हुआ दिखता है रिलेशंस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिलेशंस के अंतर्गत आप लोगों से कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस अपनी रखते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास में? देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिलेशंस में तो हमारे पास ब्लड रिलेशन आ जाता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इसके अंतर्गत आता है, क्लॉक यानी घड़ी इसके अंतर्गत आता है, कैलेंडर है, टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी असमानता का परीक्षण है, इनपुट आउटपुट आपके पास में होता है, रोल नंबर एंड एड्रेस मैचिंग के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल होते हैं, और अरिथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और आप लोगों की रिलेशन देखने की जो एबिलिटीज हैं ये चेक करते हैं। ठीक है, यानी रीजनिंग के अंदर कभी भी स्पेसिफाई करके ऐसे टॉपिक वाइज, बिंदु वाइज आपको ये नहीं बताया जाता कि भैया तुमसे ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा, भैया तुमसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछा जाएगा, या तुमसे टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी पूछा जाएगा। ठीक है, अगर तुम में से ज्यादातर ने सिलेबस देखा होगा, और अगर देखा है तो तुम लोगों ने ये चीज देखी होगी कि वहां इस तरह की चैप्टर लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलती। वो मिनिमल शब्दों में, भले आप एसएससी को देख लो, आप रेलवे को देख लो, आप आईबी को देख लो, आप यूपी एग्जाम्स को देख लो, आप बिहार एग्जाम्स को देख लो, आप स्टेट के कोई भी एग्जाम को पकड़ के देख लो, हर एक एग्जाम के अंदर आपको यह दिखेगा कि आपको लिखा हुआ दिखता है वहां पे या तो रिलेशंस या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके अंतर्गत आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। इनके अलावा भी टाइप्स पूछे जाते हैं जो हम लोग देखते हैं अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत। ये टॉपिक वाइज मैंने अलग दर्शाए हैं क्योंकि ये अपने आप में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और आपके ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत होगी ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से, अगला टॉपिक होगा दिशा व दूरी, फिर होगा घड़ी, कैलेंडर, असमानता का परीक्षण, इनपुट आउटपुट, रोल नंबर और एड्रेस मैचिंग, अंकीय तर्क। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यहां पे कवर करेंगे, और जब ये पूरे टॉपिक्स आप कर चुके होंगे तब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिलेशंस के लेवल पे पूरी तरीके से तैयार होंगे। ठीक है, चलिए तो ये सारे टॉपिक्स हैं, और हम भैया शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले किस टॉपिक के साथ में? ब्लड रिलेशन के साथ में। ठीक है, तो हमारे आपसी जीवन के अंदर सभी तरह के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। कोई आपकी बहन है तो कोई आपका चाचा है, तो कोई आपका जो है आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी हैं,
आपके दादा दादी से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे पापा का भाई है तो चाचा हो गया, ठीक है, पापा की बहन है तो बुआ हो गई, मम्मी की बहन है तो मौसी हो गई, मम्मी का भाई है तो मामा हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे रिलेशंस आप लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, और इन्हीं सारे रिलेशंस को हम लोग समझते हैं फैमिली ट्री के द्वारा। आपको देखा होगा यहां मैंने भाई साहब एक पेड़ लगा रखा है, और इस पेड़ में आदमी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये केवल ये दर्शा रहा है कि हमारे पास में ब्लड रिलेशंस के रिलेशंस हैं, इनको हम एक फैमिली ट्री के द्वारा दर्शाते हैं। मतलब इनको आपस में लिंक करके जोड़ा जा सकता है। जैसे एक पेड़ के अंदर उसकी सारी शाखाएं, हर एक पत्ती, सब कुछ आपस में लिंक है, उसी तरीके से परिवार में भी हर एक तरीके का रिलेशन जो है आपस में लिंक होता है, ठीक है। और फैमिली ट्रीज के द्वारा हम लोग रीजनिंग में इन रिलेशंस को पेपर पे रिप्रेजेंट करने के मेथड्स को यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास में ये सारे टाइप्स होते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर, रक्त संबंध के अंदर आपको इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन रिलेशन का एक ऐसा टाइप है, रीजनिंग पूछी जाए और ब्लड रिलेशन ना पूछा जाए, ये बहुत ही न के बराबर संभावना होती है। आप कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का एग्जाम उठा करके देखोगे तो आपको यही दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां ब्लड रिलेशन में हमारे पास पॉइंटिंग टूवर्ड समवन, किसी की ओर इशारा करने वाले हमारे पास आर्ग्यूमेंट दे रखे होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। या कोई पेंटिंग है, या कोई पिक्चर लगी हुई है, या कोई इमेज आपके सामने है, उसके ऊपर बेस्ड ऑन सवाल होते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल आपके पास में यहां पर होते हैं। कन्वर्सेशन यानी कि दो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, जब आप छोटे थे तो आपके मम्मी पापा, अच्छा ये कौन था जो अभी आया था, ये मेरी जो भुआ है ना, भुआ के भतीजे की वाइफ का बेटा था ये। इस तरीके से रिलेशंस आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। उन्हें कहते हैं कन्वर्सेशन के ऊपर बेस्ड ऑन रिलेशंस। इस तरह की एबिलिटीज आप लोगों से चेक की जाती है। भाई दो लोगों के बीच की कम्युनिकेशन दे दी, या आपके सामने कोई व्यक्ति एक पिक्चर की तरफ इशारा करके किसी रिलेशंस के बारे में बता रहा कि ये जो है ना, मेरे पापा के दादा के भाई की बहन की बेटी के ससुर का नाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्सेशनल प्लस पिक्चोरियल बेस्ड ऑन हमारे पास आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल होते हैं, ठीक है। और ये सारे टाइप हमारे पास में होते हैं यहां पे इस तरीके से। जैसे आप इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव सेंटेंस पढ़ते हो, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव सेंटेंस क्या है, डायरेक्टली कहा गया या फिर उसको इनडायरेक्ट वर्जन जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो एक्टिव या पैसिव रूप में किसी भी तरीके से सवाल की भाषा आपको दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि किस रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। कुल मिला के आपको एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी होती है कि आपको दो लोगों की आपसी बातचीत सुनाई दे, या आपके सामने कोई पिक्चर की तरफ इशारा करके बात करे, या आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होकर किसी का परिचय आप लोगों से करवा रहा है, तो आपके अंदर इस लेवल की समझ हो कि आप उस रिलेशन को समझ सको, आप उस रिलेशन को जान करके और उसके अकॉर्डिंग जो भी वहां पे फाइंडिंग है, आपका उससे क्या रिलेशन होगा, या वो दो व्यक्ति जो बात कर रहे हैं उनका रिलेशन आपस में क्या होगा, इसे आप समझ सको। इस तरह की एबिलिटीज आप लोगों से पूछी जाती हैं ब्लड रिलेशन के अंतर्गत, ठीक है। ये सारे टाइप्स हमारे पास में रहते हैं। इसके बाद में ग्रुपिंग ऑफ रिलेशंस, यानी एक साथ बहुत सारी जानकारी सवाल आपको दे दे, और जानकारी देने के बाद में पूछे, बता दे ए बी का मामा है, बी सी का जो है भतीजा है, सी डी का चाचा है, डीएम की जो है वो बहन है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिलेशंस आपको दे दिए जाएं, और देने के बाद में पूछ लिया जाए बता दो ए का ई से क्या संबंध होगा। ऐसे रिलेशंस को हम लोग कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ रिलेशंस, जो हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रिलेशंस के अंदर। और कोडेड ब्लड रिलेशंस, ठीक है, पिछले 3-4 साल के अंदर आप लोगों के सभी एग्जाम्स के अंदर एक ट्रेंड देखा गया है कि सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों के कोडेड ब्लड रिलेशन के ऊपर पूछे गए थे। यानी कि सवाल को सीधा सीधा ना पूछ के और कुछ कोड के रूप में सवाल दे दिया जाए। जैसे रीजनिंग में क्या करेगा, ए स्टार बी का मतलब है ए बी का मामा है, मतलब ए बी का मामा है, सीधा सीधा नहीं बोलेगा, ए स्टार बी लिखेगा उसकी जगह पे, यानी कि कुछ कोड अप्लाई कर दिए वहां पे। और इस तरह के कोड अप्लाई करने के बाद सवाल जब पूछे जाते हैं ग्रुपिंग वाले, तो इन्हें हम कोडेड ब्लड रिलेशन के अंदर रखते हैं। और इसके बाद में रिलेशनल पजल आप लोगों से पूछी जाती है। ये जो ब्लड रिलेशन का हमारा टॉपिक है, ठीक है,
इसके ऊपर बेस्ड ऑन पजल्स भी पूछी जाती हैं, जिन पजल्स का जो लेवल है वो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली एक लाइट लेवल की पजल पूछी जाती है। ठीक है, बैंक के एग्जाम की तरफ चल जाओ, बहुत टिपिकल लेवल की अच्छी तरह की पजल पूछी जाए, क्योंकि उन्हें 3 से 5 सवाल पूछना है और आपके एग्जाम में उसे केवल एक सवाल पूछना है। जो भी सवाल दिया उसके ऊपर बेस्ड ऑन एक सिंगल क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए आपका क्वेश्चन एक लाइटर सवाल होता है। तो आपके जो एग्जाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग इसको 100% हम कंप्लीट करेंगे, ताकि कि आपके एग्जाम का एक छोटा सा टाइप भी इससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, और ये सारे हमारे पास टाइप्स होते हैं। अब देखो रीजनिंग को, किसी भी टॉपिक को अगर मैं शुरू करता हूं, ठीक है, तो उस टॉपिक के अंदर आप लोगों को यहां पे उसके कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं करवाता हूं। कॉन्सेप्ट बहुत आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, आपको बस टिके रहना है, सुनना है, समझना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लगे ऐसा जो मैंने शब्दों में समझा दिया लेकिन यहां आपको नहीं दिख रहा, तो उसे आप नोट करोगे। आपको ये नहीं करना कि यहां दिख रहा है वो भी छापे जा रहे हो, छापे जा रहे हो, खुद को मशीन बना लिया है, पेन कॉपी लेकर के भरे जा रहे हो। नहीं, अब मार्क्स नहीं मिलेंगे इस चीज के आपको। ठीक है, तो नोट्स कंसाइज प्लस स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, यानी जो यहाँ दिख रहा है वो तो है ही भाई, वो तो मिलेगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है, उसके अलावा जो वर्बली मैंने बोला और तुम्हें लग रहा है यार मैं लिखूंगा तो मेरे को ध्यान रहेगा, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और पूरा फोकस आपका क्लास में होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट और बेसिक्स को एक बार देखने के बाद इनके ऊपर बेस्ड ऑन हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से आप लिंक कर पाते हो कि कॉन्सेप्ट और बेसिक्स को किस तरीके से अप्लाई करना है। फिर उसके बाद लिंक करने के बाद में ये एक्सपोजर जरूरी है कि एग्जाम में जिस तरीके से लैंग्वेज बदल बदल के सवाल पूछे जाते हैं, तो उनमें हम इन कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएं, वो चीज आपकी रिदम में आती है प्रैक्टिस के बाद में। तो हर एक टॉपिक के अंदर आपको पहले कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स, उसके बाद एग्जाम्पल्स, और फिर हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। ये सिनारियो आपको हर टॉपिक में मिलेगा। चलिए, तो अब हम शुरुआत कर देते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पहले पार्ट की। ठीक है, कि भैया आप ब्लड रिलेशंस की बात करनी है तो हमारे पास में एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि परिवार के रिलेशंस को समझा जाए। ठीक है, अब जो भी फैमिली के रिलेशंस होते हैं उनमें से, जैसे आपके मामा का लड़का है, जैसे आप ममेरा भाई बोलते हो, इंग्लिश में तो एक ही शब्द है कजिन, तो आपका जो ममेरा भाई है, चचेरा भाई है। ठीक है, ये सारे के सारे जो भाई हैं आपके, ठीक है, केवल भाई शब्द आता है सगे के लिए, केवल बहन शब्द आता है सगी बहन के लिए। ठीक है, कहने के दैनिक बोलचाल के अंदर तो आप अपने मामा की लड़की को भी बहन ही बोलते हो सीधा, आप अपने चाचा की लड़की को बहन बोलते हो, आप अपने मौसा की लड़की को बहन बोलते हो, ताऊ की लड़की को बहन बोलते हो। ठीक है, तो यहां हमारे पास में सभी तरह के रिलेशन जो हैं वो आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं। और जो भी रिलेशन होगा, जो भी पर्सन होगा, हो सकता है आप ही की पीढ़ी पे हो या आपसे एक पीढ़ी ऊपर हो। आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन होगा? जो आपके मम्मी पापा के भाई बहन लगते हैं वो सारे आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। जैसे पापा का भाई यानी कि चाचा आपसे एक पीढ़ी ऊपर होता है। ठीक है, मम्मी की बहन यानी कि मौसी आपसे एक पीढ़ी ऊपर होती है। मौसी है तो मौसी का हस्बैंड भी एक पीढ़ी ऊपर होगा। ठीक है, उनके बालक होंगे वो आपकी पीढ़ी पे होंगे। तो एक पीढ़ी चार्ट को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आप में से ज्यादातर विद्यार्थी जो है इन रिलेशंस में कहीं ना कहीं अटकते जरूर हैं। मेरा जो इतने साल का ऑफलाइन अनुभव रहा है, तो हमें पहले ये लगता था कि यार ऐसी रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग तो सबके अंदर होती है, सबको पता होता है ननद क्या होती है, पोता क्या होता है, नवासा क्या होती है, नवासी क्या होता है। ठीक है, दादा क्या होता है, दामाद क्या होता है, दामाद, मेहमान, पावना, किसके लिए ऐसे शब्द आते हैं, ये वाली अंडरस्टैंडिंग सभी के अंदर है। लेकिन कुछ लोगों को इस लेवल पे भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कुछ लोग अपने पिता को पिता ना बोल करके गांव दूर दराज के क्षेत्र में काका, बाबा या ताया, ताऊ, बापू, अलग अलग तरह के शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने जो भी लोकल शब्द हैं, लोकल अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक तरफ करते हुए उसको लिंक करना है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में। आपको हिंदी और इंग्लिश में हर एक रिलेशन पता होना चाहिए। आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उससे
इस फैमिली चार्ट को, इस जनरेशन चार्ट को आप लिंक करोगे। ये पीडी चार्ट है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करें। जैसे आप खुद हो, ठीक है, तो आपकी पीढ़ी पे कौन कौन व्यक्ति होगा? आपकी पीढ़ी पे हमारे पास में आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, आपका जीजा होगा, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ननद भी आपकी पीढ़ी पे होगी, ठीक है। आप औरत हैं तो आपका पति, और आदमी हैं तो आपकी पत्नी आप ही की पीढ़ी पे आएंगे, ठीक है। और शादी हो गई उसके बाद साला या साली जो है ये आपकी पीढ़ी पे होते हैं, ठीक है। तेवर आप ही की पीढ़ी पे होता है। तो ये सारे हमारे पास में वो शब्द हैं जो आप ही की पीढ़ी पे होते हैं। इनके साथ में आपका कोई जो है पीढ़ी का अंतर नहीं है। ये सब लोग आप ही की पीढ़ी पे हैं, ठीक है। भले उम्र में अंतर हो, लेकिन रिलेशन वाइज ये सारे के सारे लोग आप ही की पीढ़ी पे यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम एक पीढ़ी ऊपर चलें तो हमारे पास सास ससुर, मामा मामी, मौसा मौसी, माता पिता, भुआ फूफा, चाचा चाची, ये सारे के सारे लोग वो हैं जो आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है। सर इंग्लिश प्लीज। यहां पे इंग्लिश वाला चार्ट भी है, ठीक है। वी विल डिस्कस बोथ, डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। प्लस इंग्लिश हिंदी वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो रिलेशंस के लेवल पे आपको पता होने चाहिए, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। जैसा मैंने कहा ये जरूरी अंडरस्टैंडिंग है। आप में से कईयों को लग रहा होगा सर इतना सब भी सिखाना जरूरी होता है क्या? तो मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। चलिए अब भाई कौन होगा? जो एक ही पेरेंट से पैदा हुआ है वो है आपका भाई या बहन, जब भी हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या सर मेरे मामा का लड़का मेरा भाई नहीं है क्या? मेरे चाचा का लड़का मेरा भाई नहीं है क्या? आपके चाचा का लड़का आपका चचेरा भाई है, आपके मामा का लड़का आपका ममेरा भाई है, आपके ताऊ का लड़का आपका तवेरा भाई है, आपके मौसी का लड़का आपका मौसेरा भाई है। आपका सगा भाई तो वो है जो आपके पेरेंट्स के थ्रू पैदा हुआ है। उसके लिए शब्द आता है भाई या बहन। क्लियर है ये चीज? जब भी सवालों में जानकारी मिलेगी भाई या बहन की, तो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर ये कौन सा वाला भाई है, मेरे मौसे का लड़का है, चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, फूफा का लड़का है, किसका लड़का है ये, ठीक है। भाई का मतलब सगा भाई, बहन का मतलब सगी बहन। सवालों में भाई और बहन सब दिखा तो आपको यही समझना है, क्लियर होना चाहिए पॉइंट आपको, ठीक है। दूसरा जब हम ऊपर जाते हैं एक पीढ़ी, तो आप लिंक होते हो अपने माता और पिता के साथ, ठीक है। और माता और पिता क्योंकि मैरिड हैं, मैरिड कपल्स के बीच में हम हमेशा इस तरह के सर्कल का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। रिप्रेजेंटेशन हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लिंक होते हो अपने माँ बाप से, और क्योंकि आप अपने माता पिता से लिंक्ड हो, इसीलिए आप बाकी लोगों से भी लिंक्ड हो, ठीक है। भाई आप अपने माता पिता से पैदा होकर दुनिया में आए हो, इसीलिए आप जानते हो भैया पापा के जो रिलेशन में पापा की बहन है बुआ, ठीक है, पापा की पीढ़ी पे है और आपसे एक पीढ़ी ऊपर है। आपके माँ बाप क्या है? आपसे एक पीढ़ी ऊपर है। तो यहां देखो साथ के साथ मैंने एक नंबर लिखा है, पीढ़ी अंतर यहां पे लिखा है। आपकी पीढ़ी पे जितने भी लोग हैं उनके साथ में आपका पीढ़ी अंतर होता है 0। आपसे जो एक पीढ़ी ऊपर हैं लोग, उनके साथ आपका पीढ़ी अंतर है 1 पीढ़ी का। चाचा से 1 पीढ़ी का अंतर, बुआ से, फूफा से, चाची से, चाचा से, मौसा मौसी, मामा मामी, सास ससुर, इन सब से 1 पीढ़ी का अंतर है। ये सब आपसे 1 पीढ़ी ऊपर है। और 1 पीढ़ी अगर ऊपर जाओगे तो आपके नाना नानी और दादा दादी आ जाते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग होंगे यहां पे लिंक होंगे और परिवार के अंदर आएंगे, फैमिली ट्री के अंदर आएंगे, वो सारे वही होंगे, या तो दादा दादी के भाई बहन के थ्रू लिंक होने वाले लोग, ठीक है, या नाना नानी के भाई बहन के थ्रू लिंक होने वाले लोग, वो सब के सब आप लोगों से 2 पीढ़ी ऊपर होंगे। तो यहां मैंने लिखा है +2। ये यहां के कंपैरिजन में है कि यहां की तुलना में यहां वाले जो लोग हैं वो 2 पीढ़ी ऊपर हैं, ठीक है। और ये वाली जो चीज है 0 1
-1 -2, ये मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अच्छे और बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके अंदर। ठीक है, आपसे एक पीढ़ी कौन से लोग आ जाते हैं? ठीक है, पुत्र पुत्री। अब देखो दो तरह के शब्द आते हैं, एक तो होता है पुत्र और एक होता है पौत्र। किस किस को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है? ठीक है, अच्छा हम इंग्लिश पे भी जाएंगे। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, हर स्टूडेंट को। अभी हम हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं, आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए। ब्लड रिलेशन में भले आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी शब्दों में जो वैरायटी ऑफ शब्द मिलते हैं आपको, उससे सवाल सॉल्व करना बेहद आसान होता है एज कंपेयर टू इंग्लिश डेटा के आधार पे। ये एक प्लस पॉइंट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इसीलिए मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, फायदे नुकसान बताऊंगा। ठीक है, और इसीलिए आप सभी को मैं दोनों टाइप कराऊंगा, पहले इंग्लिश में रिलेशंस बता रहा हूं, फिर हिंदी में आऊंगा। ठीक है, चलिए पुत्र और पौत्र के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप में से कितने लोग इस चीज को जानते हैं? ठीक है, पुत्र और पौत्र के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होता है? ठीक है, पुत्र होता है बेटा, पौत्र होता है पोता। वेरी गुड साहिल। पुत्र मतलब पिताजी का लड़का। देखो छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे। पौत्र है एक तरीके से पोता, और पुत्र होता है भाई साहब बेटा। कई लोग तो कई बार सवालों में इस जगह मात खा जाते हैं जल्दबाजी में, तो ये चीजें तुम्हें क्लियर हो। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो साला शब्द होता है हमारे पास में, ठीक है, इंग्लिश में तो इसको भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं और जीजा को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। इंग्लिश में देखो किस लेवल पे कंफ्यूजन होता है, जीजा को भी ब्रदर इन लॉ बोला जाता है और साले को भी ब्रदर इन लॉ बोल रहे होते हैं। यानी इंग्लिश में अगर लिखा हुआ आ गया कि ए बी का ब्रदर इन लॉ है, तो तुम्हें नहीं पता भाई साहब ए बी का साला है कि जीजा है ना? तो यहां हमारे पास में हिंदी में स्पेसिफिकली शब्द होते हैं। जैसे ननद, कौन होती है भाई ननद? किस किस को पता है ननद कौन होती है? कौन बताएगा? देखो पूछ रहा हूं, मैं तो नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं। लड़का हो या लड़की हो, मुझे ये बताओ ननद कौन होती? जैसे अभी तक तुम लोगों की शादी नहीं हुई है, मम्मी पापा के रेस्पेक्ट में बताओ ननद क्या है? तो देखो ननद मेरे भाई, कोई भी लड़की है, लड़की की शादी होती है उसके हस्बैंड से, तो हस्बैंड की जो बहन होती है वो उसकी क्या होती है? ननद होती है। ठीक है, कोई बोला जीजा की बहन, हस्बैंड सिस्टर लड़की होती है। पापा की बहन बता रहा है कोई, देखो मेरी हो गई है सर शादी। अच्छा, उज्जैन महाकाल की धरती से प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल आप सभी को। पति की सिस्टर, पति की बहन, ठीक है, मतलब ज्यादातर लोगों को पता है। तो ननद क्या होती है? ननद होती है एक तरीके से, अगर हस्बैंड वाइफ है, लड़की के संदर्भ में ही ननद शब्द आता है, लड़के की ननद नहीं होती है भाई साहब। ठीक है, लड़की की ही ननद होती है, लड़की के पति जो भी है, और पति की जो बहन होगी वो ननद कहलाएगी उसकी। ठीक है, और ननद उसको क्या बोलेगी? भाभी बोलेगी, है कि नहीं? इसी तरीके से साला कौन होता है? ठीक है, साला होता है भाई साहब, शादी हो गई, तुम्हारी पत्नी आ गई दिमाग खाने के लिए घर में, उसका जो भाई होगा, जो थोड़ा बहुत दिमाग वो भी खाएगा, वो तुम्हारा साला है। ठीक है, चलो मजाक कर रहे हैं। एक पीढ़ी और नीचे आते हो तो आपके पास में रिलेशंस आ जाते हैं, जैसे बेटा बेटी, इनको पुत्र पुत्री भी हम लोग बोल देते हैं, एक ही चीज है। ठीक है भाई, भतीजा भतीजी क्या होंगे? आपका कोई भी भाई हो, मतलब आपका चचेरा ममेरा फूफेरा तबेरा जैसा भी भाई क्यों ना हो, ठीक है, तो किसी भी भाई का जो बालक होगा, किसी भी भाई का जो बालक होगा, आपके भाइयों के थ्रू पैदा होने वाले जितने भी बालक होंगे, भतीजा भतीजी कहलाएंगे भाई। ठीक है,
आपकी बहनों के थ्रू होने वाले जो भी बालक होंगे वो भांजा भांजी हो जाएंगे, ठीक है। भाइयों के थ्रू जो होंगे भतीजा भतीजी यहां पर होंगे, ठीक है। तो किसी भी भाई का बच्चा होगा वो भतीजा है, बच्ची है भतीजी होगी। किसी भी बहन की का बेटा है तो वो भांजा है, बहन की बेटी है तो भांजी यहां पर होगी, ठीक है। चलिए और देखो, साला साली हैं हमारे पास में, इनके भी बालक होंगे, वो आपसे एक पीढ़ी ही नीचे होंगे। और एक पीढ़ी अगर नीचे चलते हो आपकी तुलना में, आप एक पीढ़ी नीचे आ गए, ठीक है। अभी आप में से ज्यादातर लोग इसी स्टेज पे हो। आपके नीचे की जनरेशन आएगी, अगर तुम पढ़ लिख जाओगे, नौकरी लग जाओगे तो अच्छी खासी शादी हो जाएगी। वरना भाई साहब शादी में तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, और फिर कैसी आए या फिर कैसा मिले ये तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हारे हाथ में अगर चीजें चाहिए तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और फिर तुम्हारे हाथ में चीजें होंगी। यहां से एक पीढ़ी नीचे हमारे ये रिलेशन है, इससे भी एक पीढ़ी और नीचे जाते हैं हमारे पास में तो पुत्र, ये हमारे पास में पौत्र है, पौत्र, पुत्र। देखो इवन बेचारा टाइपिस्ट कंफ्यूज हो जाता है, तो तुम काहे नहीं होगे भाई, ठीक है। पौत्र और पोता या पोती शब्द आ जाए, पौत्र या पौत्री शब्द हमारे पास में आ जाए, नवासा नवासी आ जाए, नाती नातिन आ जाए, कहते हैं ना नाती पोते, कहते हैं ना कि बाबा अब तो नाती पोते हो गए, अब तो मस्त फ्री हो गया तुम जीवन से, ठीक है। इंग्लिश में आ रहे हैं भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आप में से हर एक स्टूडेंट को सीखने। ये चार्ट लगा के रखा है मैंने इंग्लिश वाला यार, ऐसे मत करो, ऐसे मत सोचो कि सर हर अंग्रेजी वालों को तो मात दे दी आपने यार, अंग्रेजी वालों की फिक्र ही नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशंस होते हैं। चलो इसको लगाते हैं बैकग्राउंड में, ताकि कुछ लोग जो हिंदी से थोड़ा सा दूरी बना के रखे हुए हैं उनको दिक्कत नहीं हो। देखो इंग्लिश भाई साहब इतनी सिंपल लैंग्वेज है, इन्होंने मेहनत ही नहीं करी रिलेशंस को ढंग से डिफाइन करने में, ठीक है। अब देखो यहां अगर देखा जाए तो यहां पे इनको भाई साहब कोई मतलब नहीं है, चाचा चाची हो, या फिर मौसा मौसी हो, या फिर फूफा फूफी हो, ठीक है, या फिर इनके सामने मामा मामी हो, सबके लिए एक ही शब्द है इनके पास, अंकल और आंट, खत्म। जीजा हो, साला हो, कोई भी हो, ब्रदर इन लॉ, खत्म, ठीक है। चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, फूफेरा भाई है, तबेरा भाई है, हम तो इतने शब्द यूज करते हैं, ये मात्र एक शब्द लेंगे, कजिन, खत्म। कजिन्स कौन से हैं जो आप ही की पीढ़ी पे हैं लेकिन आपके सगे भाई बहन नहीं है, उनके लिए शब्द आता है कजिन। ब्रदर और सिस्टर केवल सगे भाई बहनों के लिए आएगा, जो आपके सगे नहीं है उनके लिए शब्द आता है कजिन, ठीक है। छोटे छोटे से वो पॉइंट हैं जो आपसे गलती करवा लेते हैं, क्योंकि आप तो दैनिक बोलचाल में क्या करते हो, भाई बोलते हो, ये मेरा भाई है। स्पेसिफिकली बताना होता तो बोलते हो कि मेरे चाचा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, मेरे फूफा का लड़का है, मेरे ताया का लड़का है, ये स्पेसिफाई करके बाद में बताते हो, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में जैसे सन इन लॉ हो गया, इसके लिए आता है, दामाद के लिए आता है। कौन होता है भाई साहब सन इन लॉ या दामाद, ठीक है। तो दामाद होता है बेटी का हस्बैंड, ठीक है। क्लियर है ना ज्यादातर चीजें, जिसको नहीं क्लियर है वो समझते हुए चलना भाई साहब, जिसको इस लेवल पे, क्योंकि ये बेसलाइन है भाई साहब। अगर तुम रिलेशंस को नहीं समझते हो तो रिलेशंस को दर्शाओगे कैसे। भाई तुम्हें पता होगा कि दामाद कौन होता है, तो बेटी का हस्बैंड होता है, तभी तो तुम डायग्राम बनाओगे कि ये लो इसकी बेटी बना दी और बेटी का हस्बैंड बना दिया। तुम्हें पता ही नहीं है कि बेटी का हस्बैंड दामाद होता है, तो फिर बनाओगे कैसे डायग्राम। तो इस अंडरस्टैंडिंग से ही हम लोग डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जंप करेंगे, ये सबको क्लियर होती है, स्टिल हम यहाँ पे बता रहा हूं यहाँ पे आप, ठीक है। डॉटर इन लॉ, ठीक है, इसके लिए आता है, बहू के लिए शब्द हमारे पास में आता है, ठीक है। ये जो इन लॉ वाले शब्द है ना, इन लॉ वाले, ये तुम ऐसे समझ लो ये उन लोगों के लिए हैं जो आपके परिवार से किसी शादी के बंधन के थ्रू जुड़े हैं। जैसे आपकी शादी होगी, मान लो आप एक मेल हैं, आपकी शादी होती है एक फीमेल से, तो दो परिवारों का बंधन इसको बोला जाता है। तो वही रिलेशन यहां भी दिखता है भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छी सी दुल्हन लेके आओगे घर में, है तुम भी खुश, घर वाले भी खुश,
दोनों की खुशी जरूरी है। ठीक है, तो जो लड़की है जो शादी करके और सर पे पत्थर रख के तुम्हारे पीछे आ गई है, ठीक है, उसके परिवार में उसका जो भाई है, अब वो आपका डायरेक्ट भाई तो नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा तेरा भाई है, ब्रदर इन लॉ। वो बोली ये मेरा मामा है। ठीक है, अच्छा तेरा अंकल है, अंकल इन लॉ। ये बोली ये मेरी मामी है। अच्छा तेरी आंटी है, मेरी आंटी इन लॉ। ठीक है, जो जिससे भी आपकी शादी हुई है उसके फादर हैं, आपके फादर इन लॉ होंगे। ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी जिससे भी शादी हुई है उसके मम्मी पापा, आपको तो बस उनके आगे इन लॉ लगाना है। ठीक है, जैसे आप मान लो लड़की हो, लड़के ने कहा आओ मेरे परिवार से मिलाता हूं, ये मेरे पापा हैं, फादर इन लॉ, मम्मी है, मम्मी इन लॉ, अंकल है, अंकल इन लॉ, आंट है, आंट इन लॉ, ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ। यानी कि तुम्हारी पत्नी के जितने भी रिलेशंस हैं, भाई बहन या अंकल आंटी या ग्रांड फादर ग्रांड मदर, तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में एक चीज आगे लगानी है, इन लॉ। तो इन लॉ किसको दर्शा रहा है भाई साहब? उस रिलेशन को दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर्स हमारे पास हो गए। अब देखो यहाँ पे नाती और पोते में कोई डिफरेंस नहीं होता भाई साहब। ठीक है, नाती और पोते में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक ही शब्द यूज होता है। क्या शब्द यूज होता है? ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर। पर पोता पर पोती। कि सर पर क्यों लग रहे हैं? ठीक है, यहां पे पर क्यों लगता है? सॉरी, ग्रांड सन है, ये पोता और पोती है, और यहां पे ग्रेट ग्रांड लग रहा है, तो ग्रेट का मतलब है पर पोता और पर पोती। ठीक है, पोती नातिन दोनों के लिए हमारे पास में आता है। अब देखो यहां पे ये एक तरीके से पीढ़ी वाइज देखा जाए तो ये लोग वो हैं जो आप ही की पीढ़ी पे, इनके साथ 0 पीढ़ी का अंतर है। ये सारे लोग आपसे एक पीढ़ी नीचे होंगे। मैं यहाँ पे सारी चीजें आपके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, आप यहाँ पे हो, आपके संदर्भ में चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, और नीचे आओगे तो आपसे 2 पीढ़ी नीचे आ जाएंगे, इनसे भी नीचे आओगे आपसे 3 पीढ़ी नीचे आ जाएंगे, यहां से ऊपर चलोगे आपसे 1 पीढ़ी वाले लोग हैं, और ऊपर जाओगे आपसे 2 पीढ़ी ऊपर, और ऊपर जाओगे तो आपसे 3 पीढ़ी ऊपर। ठीक है, यहां आप जाते हो तो ये हो जाते हैं परदादा परदादी। क्योंकि इनको परदादा परदादी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप दुनिया में आते हो इनके पर लग चुके होते हैं, उड़ने की तैयारी होती है इनकी। तुम समझदार होते हो जब तक ये उड़ ही चुके होते हैं भाई साहब, सीधा ऊपर। ठीक है, नीचे भी जब आप आते हो तो यहाँ पे पर पोता पर पोती, और एक पीढ़ी नीचे जाओगे पर पोता पर पोती। ठीक है, तो बोलने को तो इनको पर पोता जाता है, ठीक है, लेकिन इनको तुम परपोता बोलोगे जब तक तुम्हारे पर लग चुके होंगे और तुम तैयारी में होगे उड़ के ऊपर जाने की। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास में सारे रिलेशंस हैं इंग्लिश के अंदर, और काफी सिंप्लीफाइड चीजें रखी जाती हैं। ये लोग अंकल आंट यूज कर लेते हैं सबके लिए। ठीक है, फादर मदर है तो आपसे डायरेक्ट रिलेशन होता है फादर और मदर का। ठीक है, फादर मदर के थ्रू आप रिलेटेड होते हो। आपके पति या पत्नी जो हैं उनके मम्मी पापा फादर इन लॉ या मदर इन लॉ हमारे पास में हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से पूरा एक हमारे पास में परिवार वृक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इन सब रिलेशंस को कंसिस्ट करता है। ये एक पीढ़ी चार्ट है, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होती है। ठीक है, अच्छा नाती और पोतों में तो अंतर पता है कि नहीं पता है? पोते होते हैं भाई साहब बेटे के जो बेटे हैं, अब तुम्हारे बेटे के बेटे होंगे वो होंगे पोते, और बच्चे तो तुम्हारी बेटियों के भी होंगे, तो बेटी के जो बालक होंगे, ठीक है, वो उनके लिए शब्द आएगा नाती और नातिन, नवासा नवासी। ठीक है, सर नीस क्या है? ठीक है, ये नेफ्यू और नीस। देखो तुम्हारे भाइयों के बालक, भाई हो या बहन हो, यहां पे एक शब्द आता है तुम्हारे पास में। ठीक है, तुम्हारे जितने भी कजिन्स हैं जितने भी आपके कजिन हैं, कजिन्स जैसा कोई शब्द नहीं होता। देखो यहाँ पे ग्रामर का भी बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि आप रीजनिंग में ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हो, और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ग्रामेटिकली नहीं बनती हैं।
ठीक है, तो ये मैं चलो आपको बता देता हूं ग्रामेटिकली रॉन्ग इसके अंदर क्या है। ठीक है, ऐसे शब्द आ जाए, मैटरनल अंकल या पैटर्नल आंट, भाई साहब ये केवल रीजनिंग में मिलेगा तुमको, ग्रामेटिकली डिक्शनरी में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होता है। ठीक है, ग्रामेटिकली रॉन्ग शब्द होते हैं ये, ग्रामर के अकॉर्डिंग रॉन्ग शब्द होते हैं ये आपके पास में, ध्यान रखने वाली चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा कजिन, कजिन में कई लोग एस लगा देते हैं, ये एस नहीं लगता है, सही शब्द है ये भाई साहब, ये कजिन। ठीक है, अब कजिन से कभी भी जेंडर पता नहीं लगता, आपके सगे भाई बहनों को छोड़ के जितने भी भाई बहन हैं वो सब कजिन होते हैं, भाई हो या बहन हो दोनों इसके अंतर्गत आती है। तो कई लोग कहते हैं कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, भाई साहब रीजनिंग में ऐसा शब्द तुम्हें मिल जाए, मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सारे शब्द क्या होते हैं, गलत होते हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं बनता हमारे पास में। ठीक, तो ये ध्यान रखने वाले पॉइंट है आपके पास में। तो कजिन जो आपके पास में होते हैं, कजिन्स में भाई और बहन दोनों आ जाते हैं, कजिन्स जैसा शब्द कोई नहीं होता, एस नहीं लगाना होता है इसके आगे। ठीक है, और नेफ्यू और नीस की हम बात कर रहे थे, तो आपके जो भी कजिन है, मतलब जो भी आपका भाई या बहन है जो सगा नहीं है, उसके जो भी बालक होंगे उनके लिए नेफ्यू और नीस आएगा। ठीक है, यानी अगर सीधा समझा जाए तो आपका भतीजा है या भांजा है, अंग्रेज लोग सीधा उसको नेफ्यू ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, नेफ्यू। आपकी भतीजी है या भांजी है, इनके लिए एक ही शब्द आएगा यहां पे, नीस। ठीक है, भांजी के लिए भी नीस, बहन की बच्ची है तो भी उसको भी वो नीस बोलते हैं, भाई की बच्ची है तो भी उसको नीस बोलेंगे। बहुत सिंपल शब्द है भाई साहब उनके, छोटी सी डिक्शनरी इसमें समा गया पूरा। हिंदी में देखो ऐसे अथाह रिलेशंस हैं हमारे पास, और इसीलिए एक बेनिफिट होता है, इसीलिए मैंने कहा मैं तुमको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। तुम्हें हिंदी में अच्छे से आता है तुम इंग्लिश में और सीख लेना, तुम्हें इंग्लिश में अच्छे से आना है तुम हिंदी में सीख लेना, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में तुमको दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, तो सवालों में तुम्हारी बेस्ट स्पीड निकल के आएगी। जरूरी है मेरे भाई आपको दोनों ही लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रिलेशंस को कवर करना है। ठीक है, चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ग्रामेटिकली रॉन्ग शब्द होते हैं मैटरनल और पैटर्नल लगा के, या कजिन के आगे ब्रदर सिस्टर लगा के इस तरह के शब्द लिखे जाएं, आपको रीजनिंग में शब्द दिखेंगे। इसका मतलब तुम ये मान मत लेना कि ग्रामर में इस तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, यही गेम तुम्हारे साथ में एग्जाम में किया जाता है, रीजनिंग में ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे, इंग्लिश में पूछ लिया जाएगा, इज दिस ग्रामेटिकली राइट, वहां तुम्हें करना पड़ेगा भाई साहब ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है। चलिए यहां देखिए यहां हमारे पास में अब चलते हैं हम लोग फैमिली रिलेशंस की तरफ, यानी कि अब हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलेशंस अगर आप जानते हो तो उन रिलेशंस को आपको रीजनिंग के अंतर्गत पेपर पे ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हमारे पास पेन जैसी एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके हमको आंसर लेकर के आना होता है। अब हमारे एप्टीट्यूड को हमें इस्तेमाल करना है, सवाल की भाषा बदल बदल के आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड ऑन रिलेशंस के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों को आपको फैमिली ट्री के रूप में रिप्रेजेंट कर होता है। ठीक है, ये देखो घना सा पेड़ है जिसमें पूरा परिवार उगा हुआ है। ठीक है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, ये फैमिली ट्री है मेरे भाई, और फैमिली ट्री बनाना हम लोग सीखेंगे अभी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों का इस पर्टिकुलर टॉपिक में यही है कि आप फैमिली ट्री ड्रॉ करना सीख जाओ। ठीक है, चलिए तो जेंडर की अगर हम लोग बात करें तो जेंडर हमारे पास दो तरह के होते हैं, पूरी रीजनिंग में हम दो ही तरह के जेंडर मान के चलेंगे। आजकल कानूनन मान्यता मिल गई है थर्ड जेंडर को, मिल गई है, थर्ड जेंडर को नौकरियां भी मिल रही हैं, थर्ड जेंडर को अलग अलग जगह राइट्स भी मिल रहे हैं, अधिकार भी मिल रहे हैं जो अब तक उनके पास नहीं थे। पर तुम्हारे सिलेबस में कोई थर्ड जेंडर नहीं होता, ध्यान रखना, यहां ज्ञान मत लगा देना सर मेल और फीमेल के अलावा भी तो होता है। ठीक है, वो ज्ञान यहां नहीं लगाना है, मेल एंड फीमेल दैट्स इट, खत्म भाई साहब। ठीक है, या तो कोई मेल होगा जिसे हम दर्शाएंगे इस तरीके से प्लस के द्वारा, कोई भी आदमी अगर मेल है, हमें सवाल पढ़ के पता चल गया वो मेल है, ठीक है, तो हम लगाएंगे प्लस, प्लस से दर्शाएंगे उसको, और अगर कोई भी फीमेल है तो उसे माइनस से दर्शाएंगे।
ठीक है। और जब तक सवाल में या जानकारी में दिया नहीं जाएगा मेल या फीमेल, तब तक खुद से मानना अवॉइड करना है। अवॉइड करना है मतलब खुद से नहीं मानना है। अनलेस आप मजबूर हो गए और आपको मानना ही पड़ा, वो बात अलग है। अदरवाइज खुद से जबरदस्ती नहीं मानना है। कौन आया? सचिन आया, खुद से मान लिया सचिन तो लड़का है। हमारे सचिन तेंदुलकर साहब लड़के हैं, ठीक है, तो ये भी होगा नहीं। हो सकता सवाल ने सचिन को लड़की मान रखा और वो लड़की बना दे उसको एंड में जाके। तो सवाल जब तक नहीं बोलेगा नहीं मानोगे भाई साहब, ठीक है। कौन आया? विराट आया है, नाम से मान लिया विराट आया। अरे हमारे विराट कोहली वाला नाम है इसका, तो विराट है तो लड़का ही होगा, ठीक है। नाम से नहीं मानना। ये चमेली को लड़का बना देंगे और विराट को लड़की बना देंगे, ठीक है। तो यहां जब तक सवाल में जानकारी स्पेसिफिकली नहीं दी जाती, खुद मानने से बचोगे। मैंने कहा बचोगे, ठीक है, खुद मानने से बचोगे। अगर सवाल ने दिया ही नहीं है और आपको मजबूरन मानना पड़ रहा है, तो हम नाम से प्रिडिक्शन लेते हैं, जो कॉमन प्रिडिक्शन हैं उस तरह के, ठीक है। क्योंकि आपके बहुत सारे बोर्ड, जैसे यूपी एग्जाम का बोर्ड है, एसएससी का बोर्ड है और रेलवे का बोर्ड है, ये लोग बड़े नालायक हैं। कई बार तो ये कहेंगे नाम से जेंडर क्यों माना तूने, तू गलत है। और कई बार सवाल की जानकारी के अकॉर्डिंग आपको मानना ही पड़ रहा है कि जेंडर वहां पर, उसके बाद आप आंसर पे पहुंच रहे हो। दोनों ही चीजें करते हैं ये लोग। बैंक बड़ा स्पेसिफिक होता है इन मामलों में। बैंक के जो पेपर होता है, बैंक तो साफ बोलता है भाई साहब। मैंने विराट कोहली बोला था, मैंने ये थोड़ी बोला था विराट कोहली आदमी है, तूने माना आदमी है, ठीक है। तो वहां गड़बड़ हो जाती है। बैंक वाले तो कतई भी 0% मत मानना नाम के आधार पे जेंडर, ठीक है। एसएससी रेलवे में सवाल को पूरा पढ़ के, और जब सवाल ने हमें मजबूरी कर दिया मानने पे, तो हम मानेंगे, अदरवाइज खुद से जबरदस्ती पहले नहीं मानोगे। छोटे छोटे स्मॉलर पॉइंट्स है मेरे भाई, जहां गलतियां होती हैं, और मैं बहुत अच्छे से एक एक करके ये चीज क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट क्लियर है ना, तो बड़ी गलती होने से रही। आपको स्मॉलर पॉइंट्स पता है जहां पे आपसे गलतियां होनी है, ठीक है। मेल और फीमेल हमारे पास में हुए, मेल को हम प्लस से दर्शाएंगे, फीमेल को माइनस से दर्शाएंगे। दो ही जेंडर मानेंगे भाई साहब। आजकल आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, ये भी अलाउड है। लड़की हूं, लड़की से प्यार करती हूं, ये भी अलाउड है। दोनों चीजें अलाउड है, ठीक है। लेकिन हमारे रीजनिंग के सिलेबस में दो ही जेंडर है भाई साहब, मेल और फीमेल। और रीजनिंग में हम यही मानेंगे आदमी की शादी केवल औरत से ही हो सकती है और औरत की शादी केवल आदमी से हो सकती है, ठीक है। हम यहां ये नहीं मानेंगे आदमी है, शादी हो गई है तो आदमी से भी हो गई होगी, क्या पता औरत की औरत से हो गई होगी। वो चीजें कोर्ट कचहरी में और भारी दुनिया में सही है, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है उनका कंसिडरेशन। यहां हम केवल यही मानते हैं कि मेल की शादी फीमेल से होती है। अगर एक मेल की शादी हुई है तो दूसरा वाला फीमेल ही होगा, ये हमें 100% सत्य मानना होता है, डेफिनेटली ट्रू माननी होती है चीज। क्लियर है कि नहीं भाई? तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है आज के टाइम पे। कई तरह के कानून आ गए, कई तरह के। थर्ड जेंडर भी होता है सर, कल को सवालों में बोलो थर्ड जेंडर भी होता है सर, आपने कैसे मान लिया दो ही जेंडर होते हैं सर? तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, दो ही जेंडर होते हैं तुम्हारे सिलेबस में, मेल या फीमेल, दैट्स इट। आदमी की शादी औरत से होगी, औरत की आदमी से ही होगी, ठीक है। यहां नहीं जितना सवाल से आदमी हो, आदमी से शादी हो गई, औरत है, औरत की शादी हो गई औरत से, ठीक है। नहीं बाबा नहीं, ठीक है। दुनियादारी का ये वाला जो एक्स्ट्रा ज्ञान है ना, उसको सेपरेट रखना है हमको यहाँ के रिलेशन से। यहां तो हम आदमी की शादी औरत से ही मानेंगे। क्लियर? छोटे छोटे पॉइंट बट जरूरी पॉइंट। कई लोगों के इस तरह के डाउट मेरे पास आ जाते हैं, मेरा खून खोल जाता, 104 डिग्री बिना बुखार के मेरा गुस्सा चला जाता। मैं बोलता हूँ अरे नालायक, जब तुझे क्लास में बताया था तो मुझे क्यों मजबूर कर रहा है गर्दन मुड़ा के दूसरी तरफ करने के लिए, ठीक है। ओके चलिए आगे आओ। अब हम लोग चलते हैं कि रिलेशंस को दर्शाया कैसे जाए सर। रिलेशंस को दर्शाने के तरीके जो हैं, रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं सबसे जरूरी चीजों के ऊपर, ठीक है। जैसे ए बी का पिता है, ऐसे रिलेशन को कैसे दर्शाया जाएगा, ठीक है। ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी, कैसे दर्शाया जाएगा इसको? ए बी का पिता है, जेंडर वाइज क्या बता सकते हो? बी का पिता है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर होगा, तो हम माता और पिता को इस तरीके से एक पीढ़ी ऊपर लिंक करते हैं। आपका लिंक माता पिता से ही है, आप माता पिता को जानते हो, इसीलिए आप अपने चाचा को और बुआ को जानते हो, उनके थ्रू ही लिंक्ड है भाई साहब, ठीक है।
माता पिता नहीं होते तो तुम ही नहीं होते, है ना। तो यहां हो जाएगा बी का पिता है ए, तो ये हो गया ए, क्योंकि ए पिता है। और रीजनिंग है भाई साहब, हम पिता, आजकल तो ये हो रहा है, वो सेम जेंडर वाले शादी कर रहे हैं, एक बोल रहा है मैं पिता हूं और एक मां हूं। अब भाई साहब जो भी हिसाब किताब चलता हो उनका, ऐसा हिसाब किताब तुम मत बैठाना सवालों के लिए। सवालों में सीधा सा है, पिता तो मेल ही हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में फादर यहां पे होगा मेल, ठीक है। तो ए जो है बी का पिता है, ये हमारे पास। इस जानकारी से हमें बी के जेंडर के बारे में कौन बताएगा, बताओ बी क्या है यहां पे, बी लड़का है कि लड़की है, मुझे ये बताओ, ठीक है। बी लड़का है कि लड़की है, बी के जेंडर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। केवल इतना सा पढ़ के हम बी के जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता। बी अगर यहां पे लड़की होती तो भी पिताई बोलेगी, लड़का होता तो भी पिताई बोल देगा, ठीक है। इधर देखो ए बी का भाई है, इसको कैसे दर्शाएंगे, पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर होता है, ये चीज हमको डायग्राम में भी दिखानी होती है, तो इस तरीके से दर्शाते हैं हम लोग। माता हो या पिता हो, किसी को भी एरो के साथ में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखो ए बी का भाई है, क्योंकि भाई बहन एक ही पीढ़ी पर होते हैं, जो लोग एक ही पीढ़ी पे हैं उसको हॉरिजॉन्टल रेखा के ऊपर हम लोग रखते हैं हमारे डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी, ए बी का भाई है, भाई हो या बहन हो, एक सीधी हॉरिजॉन्टल रेखा से जोड़े जाते हैं। कैसे जोड़े जाते हैं, सीधी हॉरिजॉन्टल रेखा से। किसको जोड़ोगे, भाई और बहनों को सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन से, सगे भाई बहनों को मेरे भाई, अगर सीधी रेखा से दो लोग जुड़े हुए हैं तो वो सगे भाई बहन हैं, ठीक है। तो ए बी का भाई है, ऐसे हम दर्शाते हैं सीधी रेखा से। और क्योंकि ए भाई है तो भाई मेल ही हो सकता है, प्लस हमने लगा दिया। क्या बी के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं, बी लड़की है तो भी भाई लगेगा, लड़का है तो भी भाई लगेगा। जानकारी के आधार पे बी के जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तुमने जबरदस्ती बी का जेंडर मान लिया, तुमने गलती कर दी। तुमने ए का जेंडर नहीं माना तो तुमने गलती कर दी, क्योंकि ए का तो दिया है इसने, सवाल में इतना आपको दिया हुआ है ए बी का भाई है। ऐसे दर्शाते हैं भाई बहनों को सीधी रेखा से, सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। आ गया नेक्स्ट हमारे पास में, देखो ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भाई हो या बहन हो सीधी रेखा से दर्शाए जाएंगे। ए बी की बहन है, ऐसे दर्शाया जाएगा। ए बहन है तो फीमेल हो गया। बी के जेंडर के बारे में यहां पे कुछ भी नहीं कहा गया है, नथिंग इज सेड अबाउट बीज जेंडर, ठीक है। चलिए, ए बी की बहन है, ये रिलेशन हमारे पास हुआ। ए बी का जीजा है, जीजा कौन होता है भाई साहब, अब तुम्हें रिलेशन पता है कि जीजा कौन होगा, बहन का पति जीजा होगा। कौन होगा, बहन का पति जीजा होगा। तो ये रिलेशन हमारे पास होता है, बहन का पति। तो बी का जीजा कौन होगा, बी का जीजा बी की बहन का पति होगा। बी का जीजा कौन होगा, बी की बहन का पति होगा। तो बी मान लो यहां पे है, तो बी की बहन ले लो, ये हो गई बहन। भाई नाम नहीं पता हमको, जो भी इसका नाम होगा, ठीक है। और बहन का पति, तो पति पत्नी को ऐसे सर्कल से हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन तुम्हें अलग अलग सोर्सेस पे, अलग अलग टीचर से अगर कोई पढ़ा होगा तो ये रिप्रेजेंटेशन सबका अलग होता है। मेरा ये है और तुम्हें यही फॉलो करना है, ठीक है। देखो ए यहां पे आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया। ये आपको हमेशा एक कंफ्यूजन से दूर रहेगा, जहां पे कई बार यहाँ पे जैसे ये लाइन है तो ये दर्शाती है दोनों भाई बहन है, और ये सर्कल दर्शाएगा ये दोनों पति पत्नी है। ये अगर फीमेल है तो ये मेल ही तो बी की बहन का पति ए, यानी कि बी का जीजा है, ऐसे दर्शाओगे भाई। जैसे वर्बली आप बोलते हो वैसे एक रिप्रेजेंटेशन यहां पे होगा, ठीक है। आ गया, हस्बैंड की बहन ननद होगी, ठीक है निक्की। तो तुमने बताया हस्बैंड की बहन को कि तुम ननद हो, ठीक है।
चलिए यहां देखो, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, ठीक है। सर यहां बिजली गिरा सकते हैं क्या? बिजली गिराऊं? भाई साहब अभी तो मेरे ऊपर गिरी थी लास्ट वीक बिजली, मैं हो गया बीमार, मेरे से नहीं हो जा रहा खड़ा, ठीक है। बड़ी मुश्किल खड़ा हुआ हूं मैं। अब बिजली गिराने के लिए ऊपर तक नेटवर्क जाने चाहिए जो अभी पूरे नहीं पहुंच रहे हैं। चलिए, ए बी का पति है, तो ए बी का पति है, पति तो सब लोग जानते हो। पति और पत्नी को हम सीधी रेखा से नहीं जोड़ेंगे, सीधी रेखा से भाई बहनों को जोड़ रहे हैं, पति और पत्नी को हम जोड़ेंगे हाफ सर्कल से। तो बी का पति है ए, ये चीज हम लोग इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। ए बी का पति है, ए पति है, अगर ए पति है तो बी को पत्नी ही होना पड़ेगा। हम सेम जेंडर की मैरिजेस अलाउ नहीं करते हैं रीजनिंग के सिलेबस में, बिल्कुल अलाउ नहीं होगी। दोनों आदमी नहीं हो सकते, दोनों औरतें नहीं हो सकती। किसी भी नालायक ने ऐसा डाउट भेजा, उठा लाऊंगा घर से उसको मैं, है ना। तो रीजनिंग के सिलेबस में हम यही मानेंगे भाई साहब, मेल की शादी फीमेल से होती है और पति पत्नी को इस तरीके से रिलेशन के द्वारा दर्शाया जाएगा। ए बी की पत्नी है, इसको कैसे दर्शाएंगे कि पति और पत्नी है, तो ये हाफ सर्कल से हम इनको इस तरीके से लिंक करते हैं। ए बी की पत्नी है तो ये लो भाई साहब पत्नी हो गई, और बी को क्या होना पड़ेगा? पति होना पड़ेगा। यहां हमारे पास में जेंडर दिया एक का था, लेकिन दूसरा भी ऑटोमेटिक इसी के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग सेम जेंडर्स शादी नहीं कर सकते, ठीक है। जेंडर्स हैं, अपोजिट जेंडर से शादी करेंगे। अपोजिट जेंडर से मतलब होता है मेल है तो उसका अपोजिट फीमेल, फीमेल है तो उसका अपोजिट मेल हो गया भाई साहब। आदमी का अपोजिट औरत होती है, औरत का अपोजिट आदमी होता है। ये भी सवाल आते हैं एनालॉजी के, ठीक है। चलिए, एक पूछ रहा है क्यों सर आदमी आदमी से शादी क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई, मैं कानून एक तरफ है, तुम्हारे रीजनिंग का सिलेबस एक तरफ है भाई। मैं तुम्हें रीजनिंग का सिलेबस करा रहा हूं, मैं विरोध में नहीं हूं किसी के, मैं थर्ड जेंडर के विरोध में नहीं हूं। कहीं तुम समझो मैं कोई वकील हूं, मैं लड़ रहा हूं इस चीज के अगेंस्ट में कि थर्ड जेंडर को अलाउ नहीं करना चाहिए देश के अंदर, फलाना ठिकाना। नहीं भाई, मैं विरोध में नहीं हूं। तुम में से किसी को बुरा लगे, पता चले आगे पहले मैं बीमार हूं उठा के ले जा रहे हो मेरे को, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स, थर्ड जेंडर्स, एवरीथिंग सब लॉस के अकॉर्डिंग सही है, नियम के अकॉर्डिंग सही है, उनको कानूनन अधिकार भी है। लेकिन हमारे कानून ने अभी रीजनिंग के सिलेबस में इनको इंक्लूड नहीं किया है, इतना सा ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। तो तुम्हें कोई गलती तुम लोगों से इस लेवल की नहीं होगी। क्यों नहीं किया? अरे क्यों का क्या उत्तर दूं भाई तेरे को मैं, है? क्यों नहीं शामिल किया रीजनिंग के सिलेबस में? ये तो सिलेबस वालों से पूछो। ए बी की माँ है, अब देखो माँ जो होती है एक पीढ़ी ऊपर होती, भाई बी की माँ बी से एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो ये बी हमारे पास यहाँ पे है, और बी की माँ एक पीढ़ी ऊपर होगी ए। ए का जेंडर है फीमेल, बी के जेंडर के बारे में यहां कुछ भी नहीं दिया गया, यहां बी का जेंडर नहीं मान सकते। आ गया, ए बी की मौसी है। मौसी कौन होती है, कौन बताएगा? मौसी कौन होती है? मौसी होती है सर मौसा की वाइफ है, मम्मी की बहन होती है मौसी, ठीक है। ए इज मैटरनल आंट ऑफ बी। ये जो शब्द है ना मैटरनल आंट, ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, बता देता हूं मैं तुमको। कुछ लोग है ना रीजनिंग के थ्रू कुछ शब्द नए मिलते हैं, मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत, तो सोचते हैं कि आधी अंग्रेजी हम ऐसे सीख लेंगे, पर यहाँ कुछ गलत अंग्रेजी भी होती है भाई साहब, जो केवल आपको सवाल समझ में आ जाए, जानकारी जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए रीजनिंग में प्रयोग की जाती है। फंस जाओगे, ग्रामेटिकली रॉन्ग शब्द होता है मैटरनल आंट, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में ऐसा मिलेगा, ए इज मैटरनल आंट ऑफ बी, इससे आपको ये समझना है कि बी की आंट है ए, लेकिन आंट कौन सी है? मैटरनल मतलब मम्मी के साइड वाली आंट है, ठीक है। चलिए, ए बी की मौसी है, तो बी की मौसी है मेरे भाई, तो बी की मौसी कौन होगी? मम्मी की बहन होगी, मम्मी की बहन मौसी होगी। तो बी की आ गई यहां पे मम्मी, मम्मी जी का नाम नहीं पता, हमने ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया, और क्योंकि मम्मी है तो मम्मी तो फीमेल ही होती है भाई,
ठीक है, तो ये हमने फीमेल लगा दिया। अब मम्मी की जो बहन होगी ये हो गई मम्मी की बहन, ये मम्मी की बहन है मौसी, तो ए आ गई इधर। तो अब देखो ये रिलेशन हुआ, बी की मम्मी की बहन मौसी होगी, ऐसे दर्शाया जाएगा मौसी के रिलेशन को। क्योंकि आपकी मम्मी और मौसी दोनों बहन हैं, तो सीधी रेखा से जोड़ा है इनको। और बी से इसकी मम्मी एक पीढ़ी ऊपर है, इसीलिए एक वर्टिकल डंडा रखा है जो हमें डायग्राम में ये दिखा रहा है भाई इनमें एक पीढ़ी का अंतर है। अरे ये छोटे छोटे डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन क्लियर हैं? किसी को तेज तो नहीं लग रहा कि भाई साहब तेज भाग रहे हो हम लोग? ठीक है, आ गया। और देखो यहाँ पे ए बी के पिता के साले का दामाद है, ठीक है, और ए बी का दादा है, ऐसे रिलेशंस हमारे पास में हो जाते हैं। चलिए, मैं कहूंगा यहां तक आप अच्छे से रिलेशंस जो है इनको रिवाइज करके आओ, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, जो भी पॉइंट वाइज मैं आपको यहाँ पे नोट कराता हुआ चल रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट जो वर्बली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लिख लिया करो भाई। अगर तुम्हें उनके अंदर कंफ्यूजन है तो जहां भी तुमको ऐसा लगे मैं कोई चीज भूल सकता हूँ और सर ने वर्बली हमको एक्सप्लेन करी है, उसको लिख लिया करो। इससे काफी फायदे आपको ये होंगे कि एक तो आपको लग रहा था कि आप उस चीज को भूल सकते हो, तो आप उसको कई बार रिवाइज कर लोगे तो दिमाग में वो चीज सॉलिड तरीके से बैठ जाएगी, ठीक है। और आपको पता होता है आपकी वीकनेस क्या है। आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता, ठीक है। रीजनिंग के अंदर आप 40 प्लस टॉपिक टोटल पढ़ोगे ना, तो उन 40 प्लस टॉपिक में से आपको कुछ टॉपिक बेहद आसान लगेंगे, कुछ टॉपिक में आपको ऐसा लगेगा थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, और कुछ में आपको कई बार रिवाइज करके उनको रिपीट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन आप जिन टॉपिक्स को बार बार रिपीट करके पढ़ रहे हो सकता है किसी एक विद्यार्थी को वो आराम से समझ में आ जाए, और जो आपको आसान लग रही है वो चीज किसी को बार बार पढ़ने पे भी समझ में नहीं आए, ठीक है। तो सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस रीजनिंग के अंदर अलग अलग होती, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझ में आ जाती हैं पढ़ते समय। कोई भी चीज ऐसी लगे कि ये चीज मैं भूल सकता हूं, मुझे एक्स्ट्रा नोट करने की जरूरत है, स्मार्ट नोट्स बनाओगे, अदरवाइज तुमको जो यहां दिख रहा है वो तो पूरा नोट्स में मिलेगा, ठीक है। चलिए, पेपर में भी आपको दोनों मिलते हैं, वहां ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आप पिक करोगे उसमें आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। ओके, यस। चलिए, सर इतने दिन इंतजार, ठीक है, आपकी वजह से ही तो सिलेक्शन वे ज्वाइन किया है सर, काफी इंतजार। अरे कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पे, कहाँ जाएंगे, पूरा सिलेबस हम ही कराएंगे, टेंशन ना लो। चलिए, दैट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। रेगुलर इसी समय पे आपकी क्लासेस चलेंगी। धन्यवाद।